है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लियो। मुझे पुरानी भूली बिसरी चीज़ों को जानने और उनकी कहानियों सुनने में बहुत मज़ा आता है। पुरानी किताबें, टूटे हुए खिलौने, अनजान तस्वीरें, हर चीज़ के पीछे एक राज होता है, एक कहानी छिपी होती है। लेकिन आज मेरा हाथ जो लगा है वो किसी कहानी से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसी दास्तान है जिसे शायद सुनकर रातों की आपकी नींद उड़ जाए। यह कहानी शुरू हुई पिछले हफ्ते, जब मैं शहर के पुराने फ्ले मार्केट, या जिसे हम चोर बाज़ार कहते हैं, वहाँ घूम रहा था। वहाँ कचरे के ढेर में भी कभी कभी खजाना मिल जाता है। और उसी दिन एक पुराने फर्नीचर वाले के पास ज़मीन पर रखी किताबों के ढेर में मेरी नज़र एक किताब पे पड़ी। वो 19वीं सेंचुरी की एक क्लासिक नॉवल थी, बॉबी डिक। उसकी लेदर की कवर इतनी पुरानी और इतनी ख़राब हो चुकी थी कि शायद ही उसे कोई खरीदता। पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो किताब मुझे बुला रही है। मैंने $3 देकर उसको ख़रीद लिया और घर ले आया। घर आकर जब मैंने उस किताब को साफ़ कर रहा था, उसके पन्नों से पुरानी धूल की महक आ रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किताब के बीच के पन्ने कुछ ज़्यादा ही मोटे लग रहे थे, जैसे उसके बीच में कुछ रखा गया हो। उसे देखते ही मेरा दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से किताब को उस जगह से खोला और अंदर एक छोटी सी भूरी रंग की लेदर की डायरी छिपी हुई मिली। वो डायरी बहुत पुरानी थी। उसका कवर इतना सीधा था कि उस पर कुछ नहीं लिखा था, ना कोई नाम, ना कोई टाइटल। मैंने उसे खोला तो मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे बंद कमरे, गीली मिट्टी और सूखे पत्तों की महक। डायरी के पहले पन्ने पर सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, इथन माइलर, और उसके नीचे एक डेट लिखी हुई थी, अक्टूबर 12, 2005, यानी लगभग 20 साल पुरानी डायरी। लेकिन इससे पहले मैं पहला पन्ना पढ़ता, मेरी नज़र कवर के अंदर वाले हिस्से पर पड़ी। वहाँ पेंसिल से हल्का सा लेकिन साफ साफ एक वार्निंग लिखी हुई थी। एक ऐसी वार्निंग जिसे पढ़ के मेरी रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर लिखा था, इफ़ यू आर रीडिंग दिस फॉर द लव ऑफ गॉड यू आर स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्ड्स। अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो भगवान के लिए उस जंगल से दूर रहना। कौन सा जंगल, कैसी वार्निंग, ये सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। उस एक लाइन ने एक अनजान डायरी को एक रहस्य बना दिया। मैंने डिसाइड किया कि इस डायरी को मैं पूरा पढ़ूंगा, पन्ने दर पन्ने, और इस सफ़र में मैं आपको भी अपने साथ ले चलूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं इथन माइलर की डायरी का पहला पन्ना। डेट है अक्टूबर 14, 2005। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। पिछले 5 सालों में न्यूयॉर्क के शहर के कंक्रीट के जंगल में सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वह शहर जो कभी सपनों का शहर लगता था, अब एक पिंजरे जैसे महसूस होता था। हर तरफ शोर, ट्रैफिक का धुंध और लोगों की भीड़, ऐसे भीड़ जिसमें हर दम कोई अकेला था। वहाँ से निकल के इस जगह पे आना आंखों के लिए बहुत सुकून लग रहा था। यहाँ दूर दूर सिर्फ पेड़ हैं, ऊंचे हरे भरे पेड़। हवा में अजीब सी ताजगी है, और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ शांति है। ऐसी शांति जो कानों को चुभती नहीं बल्कि रूह को आराम देती है। मैं जानता हूँ पिछले कुछ साल मेरे लिए आसान नहीं, आसान थे। ना किताब पूरी हुई, ना नौकरी में मन लगा। ऐसे लगने लगा था जैसे एक मैं फेलियर हूँ। शायद इसलिए इस जॉब को हाँ करना इतना ज़रूरी था। 6 महीने दुनिया से दूर, सिर्फ मैं, मेरी किताब और ये जंगल। लोग शायद इसको पागलपन कहें, लेकिन मेरे लिए एक नया मौका है, एक नई शुरुआत। केबिन छोटा है लेकिन आरामदायक है। अभी मैंने आग जलाई है और उसके सामने बैठकर मैं ये लिख रहा हूँ। बाहर अंधेरा हो चुका है और जंगल से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें शोर नहीं बल्कि संगीत लग रही हैं। मुझे लगता है आखिरकार मुझे वो शांति मिल गई जिसको मैं तलाश कर रहा था। जुलाई 18, 2005। आज रिजेक्शन लेटर नंबर 12 आया था। 12। शायद मुझे इन्हें गिनना बंद कर देना चाहिए। पब्लिशर ने लिखा था, आपकी कहानी में दम है, लेकिन मार्केट इसके लिए तैयार नहीं है। एक और बेहुदा बहाना। मैं थक चुका हूँ। इस 9 से 5 मार्केटिंग जॉब से थक चुका हूँ, जहाँ मैं लोगों को वो चीज़ें बेचता जिनकी लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। अपने लैंडलॉर्ड को रोज़ के कॉल से थक चुका हूँ, जो किराए के लिए पूछते रहते हैं। मैं खुद से थक चुका हूँ। कभी कभी ना लगता है मुझे मेरे ये शहर ने मेरी रूह को चूस लिया है। मैं लिखने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन
हालत ये कि कीबोर्ड पर हाथ रखते ही मेरा दिमाग अब सुन्न हो जाता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, कहीं दूर जाना होगा। एक हार्ड रीसेट की बहुत ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊँ, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। 2 अगस्त 2005। मैं पिछले कुछ हफ्तों से रात भर जागकर इंटरनेट पर अजीब और गरीब जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि अलास्का में फिशिंग बोट पर काम और कनाडा के नेशनल पार्क में वॉलंटियर का काम, कुछ भी, बस यहाँ से दूर। और कल रात मुझे एक ऐड दिखा, इतना अजीब कि पहले मुझे लगा कि ये कोई मजाक है। एक बहुत ही सिंपल पुराने स्टाइल के वेबसाइट पर ऐड कुछ ऐसा था। टाइटल: सीजनल वार्डन रिक्वायर्ड, लोकेशन: प्राइवेट रिजर्व, एप्लाचियन माउंटेन, वेस्ट वर्जीनिया। ड्यूटीज़: एक दूर दराज लुकआउट पर केबिन की देखभाल, मौसम की जानकारी और अनयूजुअल वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी की रिपोर्ट करना। रिक्वायरमेंट: 6 महीने तक पूरे आइसोलेशन में रहना, यानी दुनिया से अलग थलग रहने की क्षमता होनी चाहिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कम्युनिकेशन सिर्फ शॉर्टवेव रेडियो से होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना ज़रूरी है। सैलरी: 30,000 फॉर 6 मंथ्स। $30,000 6 महीने के लिए, यानी $5,000 मंथ। इतना पैसा तो मैं मार्केटिंग में कभी नहीं कमा सकता था। ऐड में रेड फ्लैग था, कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, बस एक सिंपल सा ईमेल एड्रेस। प्राइवेट रिजर्व, लेकिन ये रिजर्व है किसका? ये ऐड देख के मुझे मेरे दिमाग में 2 चीज़ें अटक गई, कंप्लीट आइसोलेशन और वो सैलरी। अकेले रहने से बेहतर मौका मुझे लिखने के लिए कहाँ मिलने वाला था। मैंने सोचा शायद ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो ईमेल का जवाब नहीं आएगा, मेरे पास खोने के लिए है ही क्या। मैंने एक छोटा सा ईमेल टाइप करके भेज दिया। 5 अगस्त 2005 को जवाब आया। सिर्फ 2 लाइन में ईमेल लिखा था, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, प्लीज़ प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर, वी विल रीच यू टुमारो 3 PM शार्प। मैंने उन्हें नंबर मेरा दे दिया और ठीक 3 बजे मेरे लैंडलाइन पर फ़ोन बजा। उन्होंने ठीक 3 बजे मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, इथन माइलर स्पीकिंग। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी थी। फिर एक आवाज़ आई, एक आदमी की आवाज़, भारी, खुदरी और इतनी गहरी जैसे कि कोई पत्थरों पर जुबान घसीट रहा हो। उन्होंने कहा, मिस्टर माइलर। उसने मुझे हालचाल या कैसे हैं ऐसा कुछ नहीं पूछा, सीधा मुद्दे पे आया। पर उसका सवाल वो अजीब था। उसने मेरे डिग्री या एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछा। उसने पूछा, मिस्टर माइलर, क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे अकेलापन पसंद है, या आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं? मैंने हकलाते हुए कहा, मुझे शांति पसंद है। उसने मुझे दूसरा सवाल पूछा, क्या आप ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं जिन्हें साइंस भी कभी समझ नहीं सकता? यह एक अजीब सवाल था। मैंने कहा, मैं एक खुले दिमाग वाला इंसान हूँ। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप अंधेरे से डरते हैं मिस्टर माइलर? ईथन। उसके हर सवाल में मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी। यह इंटरव्यू कम और इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लग रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखा के जवाब दिया, नहीं। आखिरी सवाल, क्या आप रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों ना हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। फ़ोन पर कुछ पल खामोशी छा गई। मुझे लगा मैंने कुछ शायद गलत कह दिया। फिर वो आवाज़ बोली, आपको ये नौकरी मिलती है मिस्टर माइलर। आपका कॉन्ट्रैक्ट और वेस्ट वर्जीनिया का 1 वे बस टिकट आपके मेल बॉक्स में 2 दिन में पहुंच जाएगा। सारी डिटेल उसमें होगी। मैं हैरान था, बस इतना ही? ना कोई पेपर वर्क, ना कोई एग्ज़ाम। इससे पहले मैं कुछ और पूछता, उस आदमी ने आखिरी बात कही, एक ऐसी बात जो उस दिन मेरे दिमाग में बस गई। वेलकम एबोर्ड मिस्टर माइलर। एक आखिरी सलाह है, वो जंगल सुनता है, वहाँ ऐसी कोई बात मत कहना जो आप नहीं चाहते कि सबसे पुराने पेड़ सुने। बस इतना कहते ही उसने फ़ोन कट कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब फ़ोन कॉल था, लेकिन मैं इतना डेस्परेट था कि मैं इन सभी अजीब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं जा रहा था, मैं इस पिंजरे से आज़ाद हो रहा था। अब डायरी उस दिन पर ले जाती है जब ईथन आखिरकार उस जगह पे पहुंच जाता है, वो दिन जब दर्द ने दस्तक दी थी। अक्टूबर 12, 2005। बस ने मुझे एक सुनसान रास्ते पर उतार दिया था। वहाँ बस एक टूटा हुआ एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था विस्परवुड। उसके आगे एक
कच्ची अनजान सड़क जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे इस सड़क पे 5 माइल अंदर जाना है, जहाँ मुझे रिजर्व का मेन गेट मिलेगा। वो 5 माइल का सफ़र मेरे ज़िंदगी का सबसे अकेला सफ़र था। सड़क के दोनों तरफ के इतने ऊंचे और घने पेड़ थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ पा रही थी। हवा भी बंद थी, परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एक अजीब बेजान सी खामोशी थी। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मुझे वो गेट दिखा। वो लोहे का एक बड़ा सा पुराना जंग लगा हुआ गेट था। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस गेट के बीच में एक अजीब सा आकृति बनी हुई थी, एक सर्कल जिस पे खुरदा हुआ आँख की आकृति बनी थी। उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में मानो जैसे सिहरन सी दौड़ गई। गेट लॉक नहीं था। मैंने उसे धक्का मारकर खोला। जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी चीज़ हुई। ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया की सारी आवाज़ें एकदम से बंद हो चुकी हो, जैसे मैं कोई साउंड प्रूफ कमरे में आ गया हूँ। गेट के पास एक पुरानी जीप खड़ी थी, जिसकी चाबी स्टीयरिंग व्हील पर भी लगी हुई थी, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था। कार में से पुरानी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने कार को तुरंत स्टार्ट किया और कैबिनेट की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो यहाँ से 10 माइल दूर अंदर था। रास्ता बहुत ख़राब था। हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जैसे उनके तने आसपास के मुड़ तोड़ कर एक हो गए हों। 1 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार मैं वो कैबिनेट पर पहुंच गया। वो एक छोटा सा लकड़ी से बना हुआ एक कैबिन था, पर 5 मीलों तक कुछ भी नहीं था। मैं जीप से अपना सामान निकाला और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अंदर सब कुछ अजीब तरीके से साफ़ सुथरा था, जैसे कोई मेरे आने का इंतज़ार कर रहा हो। एक छोटा सा किचन, एक फायरप्लेस, एक बेड और एक डेस्क, ज़रूरत भर का सारा सामान मौजूद था। उस दिन मैंने कुछ खास नहीं किया, बस आग जलाई और सो गया। वो शहर की थकान अब भी मुझ पर हावी थी। अक्टूबर 15, 2005। आज यहाँ मेरा तीसरा दिन है। अब जाकर मैं इस जगह पर सेटल होने लगा हूँ। माहौल अजीब है, लेकिन सुकून से भरा हुआ है। मैं दिन में घंटों केबिन के बाहर बैठकर लिखता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राइटर ब्लॉक धीरे धीरे टूट रहे हैं। आज सफाई करते हुए मुझे डेस्क की दीवार में कुछ मिला। एक पीला पड़ चुका टाइप किया हुआ पन्ना। उस पन्ने का टाइटल था रूल फॉर द वार्डन। यह देखकर मुझे थोड़ी हंसी आई। मुझे फ़ोन कॉल पर उस आदमी की बात याद आ गई। क्या आप नियम को फॉलो कर सकते हैं? मैंने सोचा चलो देखते हैं पिछले वार्डन ने क्या मजाक छोड़ा है मेरे लिए। उस लिस्ट में 5 नियम थे। रूल नंबर 1, सूरज ढलने के बाद केबिन के बाहर कदम मत रखना। इमरजेंसी के लिए फ्लेयर गन है, उसका इस्तेमाल तब करना जब वो केबिन के अंदर घुसने की कोशिश करे। वो कौन? वो मैंने सोचा वो शायद भालू या किसी जंगली जानवर की बात कर रहा है। रूल नंबर 2, रात में सीटी यानी विसल कभी मत बजाना। ये अनचाही चीज़ों को बुलावा देती है। ये जंगल आवाज़ों को सुनती है और उनकी नकल करती है। ओके, ये थोड़ा अजीब था, पर फिर भी मुझे लगा कि ये कोई यहाँ की पुरानी कहावत होगी। रूल नंबर 3, अगर जंगल से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी आवाज़ मत देना। वो आवाज़ हमेशा एक धोखा होती है। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि पिछला वार्डन थोड़ा सा सनकी था। यहाँ मीलों तक है ही कौन जो मुझे मेरा नाम पुकारेगा। रूल नंबर 4, अपने खाने का राशन कभी पूरा ख़त्म मत करना। हर पूर्णिमा की रात थोड़ा सा मीट, कुछ मीठा दरवाजे के बाहर रख देना। ये शांति बनाए रखने का एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा किसके लिए? जंगल के भूत के लिए? ये पढ़कर मैं ज़ोर से हंसा। और आखिरी नियम 5वां, अगर तुम्हें अजीब गैर इंसानी पैरों के निशान दिखे तो उनकी फ़ोटो खींचकर रेडियो पर रिपोर्ट करना, लेकिन उसका पीछा कभी मत करना। उसका पीछा करना मतलब मौत को बुलावा देना। मैंने वो पन्ना पढ़ने के बाद वापस उस दीवार में रख दिया। ये सब कितना बचकाना था। साफ जाहिर था कि अकेला रह रह कर पिछला वार्डन का दिमाग खराब हो चुका था। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं यहाँ लिखने आया हूँ, अंधविश्वास में जीने नहीं। ये थे वो 5 नियम जिन्हें ईथन उस दिन मजाक समझ रहा था। ईथन ने उन नियमों को भुला दिया और अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती उस रात को की। डायरी में उन दिन की यानी 15 अक्टूबर की एक और एंट्री थी, रात के वक्त लिखी हुई। और इस एंट्री में ईथन का टोन अब थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। रात को शायद 2 बज रहे थे। मैं सो रहा था।
जब एक अजीब आवाज़ से मेरी नींद खुली। आवाज़ केबिन के ठीक बाहर से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे केबिन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैंने सोचा कि कोई हिरन या कोई जानवर होगा। मैं बिस्तर से उठा और धीरे से विंडो के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था। चांद की रोशनी भी पेड़ों की वजह से ज़मीन पे नहीं आ पा रही थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो आवाज़ वो भी बंद हो गई थी। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। शायद ये सब मेरा वहम था। इस खामोशी में हर छोटी सी आहट भी बहुत बड़ी लगती है। हाँ, मेरा वहम ही होगा। वहम? इथन ने उसे अपना वहम मान लिया था। लेकिन दोस्तों, वो वहम नहीं था, वो पहले दस्तक थी। जंगल उसे वेलकम कर रहा था और ये बस शुरुआत थी। 20 अक्टूबर 2005। एक हफ्ता हो चुका है वो आवाज़ सुने हुए। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने डेली रूटीन में वापस आ गया हूँ। सुबह उठना, कॉफ़ी पीना और घंटों तक अपने डेस्क पर बैठे लिखना। मेरी नॉवल काफ़ी आगे बढ़ गई है। शायद मेरे लिए यहाँ आना इतना बुरा भी फैसला नहीं था, पर एक अजीब सा एहसास है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जब भी मैं कैबिन के अंदर होता हूँ या बाहर पाउच पे बैठा हूँ, मुझे लगातार ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे कोई देख रहा है, जैसे पेड़ों के अंदर के बीच कोई चीज़ खड़ी है और बस मुझे घूर रही है। यह एक गर्दन के पीछे अजीब सी चुभन जैसा एहसास है। मैं जब भी पलट के देखता हूँ वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ पेड़ और खामोशी। मैं जानता हूँ यह आइसोलेशन के इफ़ेक्ट है। अकेलापन इंसान के दिमाग के साथ अजीब खेल खेलता है। हाँ, बस वही है और कुछ नहीं। अक्टूबर 26, 2005। आज मौसम थोड़ा अजीब था। हवा चल रही थी। मैं केबिन के बाहर बैठकर लिखने की कोशिश कर रहा था। हवा जब पेड़ों के पत्तों से जब टकराती है तो एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती है। मैं उस आवाज़ को सुन रहा था। तभी मुझे उनके बीच कुछ और सुनाई दिया। पहले मुझे लगा ये बस हवा की आवाज़ है जिसे मेरा दिमाग शब्दों में बदल रहा है, लेकिन मैं जितना ध्यान से सुनता वह उतनी साफ होती जाती। वो अंग्रेजी नहीं थी, ना कोई ऐसी जुबान जो मैंने सुनी हो। बस हल्की सी स्स की आवाज़ें थी, जैसे कोई बहुत दूर से बहुत धीरे धीरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अपने बैग से छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर निकाला और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने लगभग 5 मिनट तक रिकॉर्ड किया। जब मैंने उस रिकॉर्ड को रिवाइंड प्ले किया तो टेप में हवा और स्टैटिक के अलावा कुछ भी नहीं था। एक भी सरगोशी नहीं थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या मुझे ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही है जो है ही नहीं? क्या इस जगह की खामोशी मुझे पागल कर रही है? मैं अंदर से डर रहा हूँ। 31 अक्टूबर 2005, हैलोवीन। आयरनी ये है कि आज हैलोवीन है और मुझे डरने के लिए यहाँ पे कोई कॉस्ट्यूम या पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे डर रहा हूँ। आज पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी में था। सूरज ढलने के बाद मैं कैबिन के अंदर आ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैं आग के पास बैठा। बस खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहा था। पेड़ों के साए चांद की रोशनी में और भी लंबे और डरावने लग रहे थे। मैं बस ऐसे ही बाहर देख रहा था जब मैंने उसे देखा, बस एक पल के लिए। क्लियरिंग के किनारे जो सबसे बड़ा पेड़ था, उसके साया से एक और साया अलग हुआ। एक लंबा, पतला, गैर इंसानी साया। और इससे पहले कि मेरा दिमाग समझ पाता कि वो है क्या, वो एक झटके में, एक पलक झपकाते ही तेजी से दूसरे पेड़ के अंधेरे में गायब हो गया। वो बहुत तेज था। वो इतना तेज जैसे कोई नॉर्मल इंसान या जानवर तो हो ही नहीं सकता। वो एक ग्लिच जैसा था, जैसे मेरे आंखों ने एक पल के लिए धोखा खाया हो। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बस रोशनी और साये का खेल था। ढलते सूरज की आखिरी किरणों ने कोई अजीब सा साया बना दिया होगा। हाँ, वही होगा, वही होना चाहिए। मैं आज रात दरवाज़ा लॉक करके उसके आगे एक कुर्सी लगा दूंगा। हाँ, जानता हूँ ये एक बचपना है, लेकिन बस मेरी मन की तसल्ली के लिए। उसने सोचा कि दरवाजे के आगे कुर्सी लगाना काफ़ी होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि अगला हमला उसके दरवाजे पे नहीं, उसके दिमाग से होने वाला था। अब जंगल उसे उसका नाम से पुकारने वाला था। 3 नवंबर 2005। मैं पिछले 3 दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ। हर छोटी सी आहट पर मेरा दिल उछल पड़ता है। मैं अब दिन में भी केबिन से बाहर नहीं जाता। लिखना तो जैसे मैं भूल ही गया हूँ। मैं बस कुर्सी पर बैठा रहता हूँ जो फायरप्लेस के सामने है और बाहर अंधेरों को देखते रहता हूँ। यहाँ की खामोशी ही अब सबसे ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसी खामोशी जिसमें लगता है कि कोई अपनी सांस रोककर तुम्हारा बोलने का इंतजार कर रही है। आज शाम जब सूरज ढल रहा था, मैंने उसे सुना पहली बार। हवा बिल्कुल शांत थी और उस खामोशी के बीच एक लंबी और खींची हुई सरगोशी। वो आवाज़ हवा से नहीं आई थी,
ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ सीधे मेरे कानों के अंदर मेरा दिमाग में पैदा हुई हो। मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे होंठ खुल गए कि मैं चेक कर पाऊँ कौन है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उस टाइप किए हुए पन्ने की तस्वीर आ गई। नियम नंबर 3, जवाब मत देना। मैं वहाँ बुत बना बैठा रहा। मैंने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए। मैंने सोचा ये मेरा वहम है, मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। मैं उस रात सोया नहीं। मैंने केबिन की सारी लाइट जला कर रखी। मैं बस उस आवाज़ का रुकने का इंतज़ार कर रहा था। 5 नवंबर 2005। ये रोज़ होता है, अब ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जैसे ही शाम होती है वो आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, कभी दूर से कभी पास से। वो बस मेरा नाम पुकारती रहती है। मैं उस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता हूँ, जैसे वो मच्छरों की भिनभिनाहट हो। पर ये आसान नहीं है, मेरा दिमाग थक चुका है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। बाहर तेज़ बारिश हो रही है। मैं आग के पास बैठा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो आवाज़ फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार वो सरगोशी नहीं थी। वो एक औरत का धीरे धीरे रोने की आवाज़ थी। मेरा दिल डूब गया। कौन हो सकता है इस तूफान में? फिर उस रोते हुए आवाज़ ने बोला, और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आवाज़, भगवान, वो मेरी माँ की आवाज़ थी। मेरी माँ, जिनकी मौत 5 साल पहले कैंसर से हुई थी। मॉम की आवाज़ में, ईथन बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं खो गई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। मैं जम गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता हूँ, मैं अपने दिमाग को चेक कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। मेरी माँ चली गई है, ये वही चीज़ है, ये एक धोखा है। लेकिन वो आवाज़, वो बिल्कुल वैसी ही थी। उसमें भी वही पिघला देने वाली प्यार थी, वही दर्द था। उसका हर एक लफ्ज़ दिल में मेरे छुरी की तरह लग रहा था। मॉम की आवाज़, ईथन प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अपने हाथों को काट रहा था ताकि मैं जवाब न दे दूँ। मैं बिस्तर में मुंह छुपाकर तकिए में देखने लगा। मैं उसे नफरत कर रहा था, उस चीज़ से। उसने मेरी सबसे कमज़ोर, सबसे नाजुक याद को हथियार बना लिया था। वो मेरे साथ खेल रहा था। काफ़ी देर तक वो आवाज़ें आती रही, पर धीरे धीरे वो बंद हो गई। जब केबिन के बाहर आने वाली आवाज़ वो पूरी तरह शांत हो गई, तो ईथन ने कुछ ऐसा किया जो बहुत हिम्मत वाला काम था। डायरी में लिखा हुआ है कि अपनी कांपती हुई टांगों पर वो उठा और उस खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाकर बाहर बारिश में देखने की कोशिश की। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस अंधेरा और गिरता हुआ पानी। लेकिन फिर उसने नीचे देखा, पौष के पास, गीली मिट्टी पर, और उसने जो देखा, उसने उसका वहम और सच्चाई के बीच में जो दीवार थी वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वहाँ बारिश से गीले मिट्टी में पैरों के निशान थे, लंबे पतले पैरों के निशान, जो किसी भी हालत में इंसान के नहीं लग रहे थे। उसमें सिर्फ 3 उंगलियां थीं जो आगे से बहुत नुकीली थी, और वो निशान केबिन के दरवाजे से शुरू होकर सीधे जंगल के अंधेरे की तरफ जा रहे थे। ईथन अब जानता था, वो चीज़ सिर्फ आवाज़ें नहीं सुनती थी, वो उसको दिमाग को पढ़ सकती थी। वो उसके दिल को, उसके सपने को, उसके सबसे बड़े दुख को जानती थी। और अब उसके पास इसका बहुत बड़ा सबूत भी था, एक ऐसा सबूत जो उसे अगले और भी भयानक सच की तरफ ले जाने वाला था। अब ईथन का मकसद सिर्फ लिखना और वक्त ख़त्म करना नहीं था, उसका मकसद था अब जवाब ढूंढना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नवंबर 6, 2005। मैं सोया नहीं। सोना अब नामुमकिन है। जब भी आंखें बंद करता हूँ, मुझे वो पैरों के निशान दिखते हैं, और वो आवाज़, मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता कि वो चीज़ फिर से आए, और ना तो मैं यहाँ पर कैद होकर रह सकता हूँ। मुझे जानना है कि मैं किसके खिलाफ हूँ। पिछला वार्डन, वो जानता था, उसने वो नियम लिखे थे। उसने जरूर कुछ और भी पीछे छोड़ा होगा, कोई सुराग या कोई वार्निंग। मैं पागलों की तरह केबिन की तलाश करने लगा। मैंने हर दीवार को उलट कर दिया, बिस्तर के नीचे, पुराने बर्तनों के पीछे, हर कोने में झांका। मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ धूल और पुराना सामान। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैं हार मानने ही वाला था। मैं बेचैनी में कमरे के चक्कर काट रहा था। तभी मेरा पैर फायरप्लेस के एक वो अजीब सी खोखली आवाज़ आई। मेरा दिल रुक सा गया। मैं नीचे बैठा और उस फ्लोरबोर्ड को आहिस्ता से थपथपाया। बाकी सब सॉलिड था, लेकिन वो अलग था। मैंने किचन से चाकू लिया और उसकी नोक से बोर्ड को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ मिनट मेहनत के बाद वो बोर्ड निकल गया, और नीचे जमीन की मिट्टी में एक छोटा जंग लगा हुआ मेटल का बॉक्स दबा हुआ था। उस पर एक
छोटा सा ताला लगा हुआ था। मेरे पास चाबी नहीं थी। गुस्से और डर में मैंने फायरप्लेस के वो पास रखा हुआ लोहे का पोकरा उठाया और पूरी ताकत से ताले पे मारने लगा। ताला टूट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बॉक्स का ढक्कन खोला। उसके अंदर 3 चीजें थी। एक छोटी सी लेदर की जर्नल जो मेरे डायरी से भी ज्यादा पुरानी थी और गली हुई लग रही थी। दूसरी चीज एक चारकोल से बनी हुई स्केच था, एक ड्राइंग। उस ड्राइंग को देखकर मेरी सांस मानो गले में ही अटक गई। वो एक इंसानी शरीर था, लेकिन बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे भूख से मर गया हो। उसकी हड्डियां साफ दिख रही थी, जिसके ऊपर खाल चिपकी हुई थी। उसके हाथ और भी अजीब तरीके से लंबे थे, लेकिन सबसे डरावना उसका सर। उसका सिर एक हिरन की खोपड़ी जैसा था, जिस पर बड़े बड़े नुकीले सींग थे और उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। और उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था, जिसमें से नुकीले दांत निकल रहे थे। तीसरी चीज बंदूक की कुछ चली हुई गोलियां। मैंने उस ड्राइंग को एक तरफ रखा और कांपते हुए उस हाथों से उस पुरानी जनरल को खोली। उसमें लिखावट इतनी घबराहट से लिखी हुई थी, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। वो शायद पिछले वार्डन की जनरल थी। मैंने उसके कुछ हिस्से पढ़ना शुरू किए। नवंबर 13, 2003। ये जानता है कि मैं यहाँ हूँ। ये पेड़ों के बीच से मेरी पत्नी का नाम फुसफुसाता है। 2 दिसंबर 2003। यहाँ के लोग इसे वेंडिगो कहते हैं। सर्दी और भूख की आत्मा, एक ऐसी आत्मा जिसके मांस की भूख कभी नहीं मिटती। दिसंबर 21, 2003। ये एक बहरूपिया है। ये आवाज़ों की नकल करके तुम्हें बाहर बुलाता है। वो नियम ही है जिन्होंने मुझे अब तक जिंदा रखा है। उसकी तरफ ज़्यादा देर मत देखो। उसे ये मत दिखाओ कि तुम डरते हो। 15 जनवरी 2004। ये और भी हिम्मत वाला हो गया है। कल रात इसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पेड़ तोड़कर गिर गया हो। और फिर मैंने उस जनरल का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई। लिखावट एक भयानक जल्दबाजी में लिखी गई थी। 28 जनवरी 2004। रात हो रही है। मैंने गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती। उसने जंगल से सीटी बजाई, एक चिड़िया के आवाज़ जैसी, और मैंने आदत में जवाब दे दिया। एक छोटी सी बेवकूफ़ी भरी गलती। अब वो जानता है कि मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। वो जानता है कि मैं डर गया हूँ। अब वो सरगोशी नहीं कर रहा, वो हंस रहा है। भगवान मेरी आत्मा पर रहम करना। उस आखिरी एंट्री के बाद पिछले वार्डन की जनरल के सारे पन्ने खाली थे। अब ईथन के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। वो नियम, वो आवाज़ें, वो पैरों के निशान, सब जुड़ चुके थे। उसे अपने दुश्मन का नाम पता चल गया था, वेंडिगो। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं एक कैबिन में नहीं हूँ, मैं एक पिंजरे में हूँ और शिकारी बाहर चक्कर लगा रहा है, बस इंतजार कर रहा है। ईथन ने सोचा था कि सच जानने के बाद शायद उसको राहत मिलेगी, लेकिन उसे सिर्फ उस चीज़ का नाम पता चला था। और अब उस चीज़ को शायद एहसास हो गया था कि ईथन उसके बारे में सब जानता है, तो वो अपने सारे पर्दे हटाकर सामने आने वाला था। अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका था। नवंबर 7 शाम को 8:14 पर। आज पूरा दिन अजीब सी खामोशी थी। ना कोई सरगोशी, ना कोई आहट। ऐसी खामोशी चीखों से ज़्यादा डरावनी लगती है। वो जानता है कि मैं उसके बारे में जान गया हूँ। अब वो इंतज़ार कर रहा है। मैं भी बाहर बैठा तैयार हूँ। मैंने पूरा दिन इस केबिन को किले में बदलने में लगा दिया था। डेस्क को दरवाजे के आगे लगा दिया है। खिड़कियों के नीचे कुर्सी लगा दी है। मेरे पास हथियारों के नाम पे बस एक कुल्हाड़ी है और फायरप्लेस का वो पोकर है। पिछले वार्डन की डायरी मेरे सामने खुली पड़ी है। मैं बार बार उसे पढ़ रहा हूँ। शायद कोई कमजोरी, कोई बचने का रास्ता मिल जाए। रात हो चुकी है। जंगल चुप है, बहुत चुप। वो इंतज़ार कर रहा है और मैं भी। रात 9:03 पर उसने हमला कर दिया। ये कोई दस्तक नहीं थी। ऐसा लगा जैसे एक पूरा का पूरा पेड़ दे मारा हो दरवाजे पे। पूरा केबिन हिल गया। मैं चीखते चीखते बच गया हूँ, लेकिन उस एक हमले के बाद फिर से खामोशी। वो शायद मेरा हिम्मत टेस्ट कर रहा है। मैं फायरप्लेस के पीछे छिपा हुआ हूँ। मेरे हाथ में पोकर है। वो इतना गर्म है कि मेरा हाथ भी जल रहा है, पर मैंने उसे कस के पकड़ा हुआ है। रात 9:45। एक नई आवाज़। वो केबिन के दरवाजों को खरोच रहा है, धीरे धीरे, जैसे कोई जानवर अपने पंजों को तेज कर रहा हो। ये आवाज़ एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ जा रही है। वो चक्कर लगा रहा है, कोई कमज़ोर हिस्सा ढूंढ रहा है। हे भगवान, ये आवाज़ ये सीधा मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। रात 11:20 पर खरोचने की आवाज़ बंद हो गई है। शायद वो चला गया।
नहीं, या फिर ये कोई खामोशी एक धोखा तो नहीं। तभी वेंडिगो ने ईथन की आवाज़ में कुछ कहा। इट्स कॉल आउट हियर, वाई डोंट यू लेट योर सेल्फ इन। ईथन, अपने आप को अंदर क्यों नहीं आने देते? ईथन, मेरी अपनी आवाज़, वो मेरी आवाज़ की नकल कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। पर उसके लहजे में एक मजाक है, एक जालिम हंसी छुपी हुई है। वेंडिगो ईथन की आवाज़ में फिर से, यह सब बचपना है, कब तक छिपोगे? बाहर आओ, हम बात करते हैं। ईथन, ये अब भूख के बारे में नहीं है, ये मुझे तड़पा रहा है, ये इस खेल का मज़ा ले रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो चीज़ अब ईथन को हर डर, हर आवाज़, हर पहचान को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। ये एक शैतानी शतरंज का खेल था जिसमें ईथन के पास बस एक चाल बची थी, जिंदा रहना। डायरी में उस रात की आखिरी एंट्री है, रात 1 बजे की। रात 1 बजे आवाज़ बंद हो गई है, पूरी खामोशी। मैं दुआ कर रहा हूँ कि सुबह हो जाए, प्लीज़ बस सुबह हो जाए। वेट, ये नई आवाज़ आ रही है दरवाज़ों से। ये हमला नहीं है, ना कोई खरोचने की है, ये दरवाज़ों का हैंडल घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो कोई इंसान नहीं था जो दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो एक चीज़ थी जो इंसानों की तरह दरवाज़ा खोलना सीख रहा था। वो कॉपी कर रहा था, वो स्मार्ट था। एक तरफ था वेंडिगो जो दरवाजे की दूसरी तरफ था, जिसके पास शैतानी ताकत थी, एंड दूसरी तरफ था ईथन दरवाजे के इस पार, जिसके पास बस एक पोकर था। ये दरवाज़ा कब तक शैतानी ताकत को रोक पाता, और जब वो दरवाज़ा टूटता तो क्या होता? वो रात जैसे तैसे कट गई, सूरज निकल गया और जंगल फिर से खामोश हो गया। लेकिन ईथन अब जानता था वो केबिन उसका सुरक्षा का किला नहीं है, वो एक कब्र था जो वो अपने दफन होने का इंतज़ार कर रहा था। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भागना होगा, लड़ना होगा। ईथन, नवंबर 8 सुबह 7 बजे। रात ख़त्म हो गई, मैं जिंदा हूँ, पर पूरा केबिन एक जंग के मैदान जैसा लग रहा है। दरवाजे पर बदली सी दरार आ गई थी। बाहर की दीवारों पर इतने गहरे निशान हैं जैसा किसी लोहे के पंजों से पूरी ताकत से हमला किया हो। सुबह की रोशनी में उस बर्बादी को देखना और भी ज़्यादा डरावना था। मैं एक और ऐसी रात नहीं सह सकता। दरवाज़ा अगली बार नहीं टिकेगा, मैं जानता हूँ। मैं पागलों की तरह पिछले वार्डन की जनरल फिर से पढ़ने लगा। इस बार डर से नहीं, जवाब के लिए। कोई रास्ता, कोई कमज़ोरी, कुछ भी होगा। और फिर मुझे वो लाइन मिली, एक छोटी सी लाइन जिसे मैं पहले नज़रअंदाज कर गया था। जनरल में लिखा था, इट हेट्स द फायर, इट्स स्टे अवे फ्रॉम द फ्लेम्स। उसे आग से नफरत थी, वो लपटों से दूर रहता है। आग, फायर, मेरा एक इकलौता हथियार। मेरे दिमाग में अचानक से एक उम्मीद जगी, एक प्लान, एक बहुत ही खतरनाक लेकिन शायद एक लौता प्लान। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पे लिखा था कि यहाँ से 2 मील दूर एक पहाड़ी पर छोटा सा पुराना रेडियो टावर है। हर हफ्ते वहाँ से चेक इन करना होता है। मैं अब तक वहाँ नहीं गया था। शायद अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो मैं मदद के लिए रेडियो पर कांटेक्ट कर सकता हूँ। द प्लान, मंजिल रेडियो टावर, हथियार आग। मैं कैबिन में रखे केरोसिन, पुराने कपड़ों और टूटी हुई कुर्सी की लकड़ियों से मैं मसाल बनाऊंगा। तीसरा, टाइम। मैं अंधेरे में भागने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे यहाँ एक और रात गुजारनी होगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलेगी मैं यहाँ से दौड़ लगाऊंगा। प्लान सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ है। पर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैंने काम शुरू कर दिया है। मैं कुर्सियों को पेड़ तोड़ रहा हूँ, अपने पुराने कपड़ों को फाड़ कर उन पे लपेट रहा हूँ, केरोसिन में भिगो रहा हूँ। मेरे हाथ में अब 3 हथियार हैं, एक दौड़ने के लिए और 2 एक्स्ट्रा। मैंने अपने बैग में कुछ ज़रूरी सामान जैसे डायरी और पिछले वार्डन की जनरल रख ली है। मैं अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा खत भी लिख रहा हूँ। शायद ये मेरा आखिरी खत हो। उस पूरे दिन ईथन ने डर को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। उम्मीद चाहे जितनी भी झूठी हो, इंसान को आखिरी दम तक लड़ने की ताकत देती है। शाम होने लगी थी, उसका सारा सामान तैयार था। अब बस एक और रात काटनी थी, एक आखिरी, सबसे लंबी रात। शाम हो चुकी है, मेरी सारी तैयारी भी पूरी हो गई है। 3 मसाले मैंने दरवाजे के पास रखी है। मैं मेरे पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं डरा हूँ। लेकिन अजीब बात है, डर के साथ साथ एक शांति भी है। कम से कम अब मेरे पास एक प्लान है। मैं आखिरी बार खिड़की के पास गया, ढलते सूरज को देखने, अगली सुबह के लिए हिम्मत जुटाने, और तब मैंने उसे देखा। इस बार कोई साया नहीं,
कोई झलक नहीं। वो क्लियरिंग के किनारे पर पेड़ों के बीच पे खड़ा था, आधा अंधेरों में आधा शाम की आखिरी रोशनी में। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस ड्राइंग में था। सूखा हुआ हड्डियों का ढांचा, लंबे लंबे हाथ पैर, और वो सिर, हिरन की वो खोपड़ी जिसकी आंखों की जगह बस काले गहरे गड्ढे थे, और वो गड्ढे वो ठीक मेरी तरफ देख रहे थे। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था। वो चीज़, वो वेंडिगो वहाँ खड़ा था जैसे वो उसे जानता हो, जैसे उसे ईथन का प्लान के बारे में पता चल गया हो। वो अपनी खामोशी से उसे बता रहा था कि तुम भाग नहीं सकते। एक तरफ थी ईथन की आखिरी उम्मीद, आग और सुबह की इंतज़ार, और दूसरी तरफ था वो शैतान जो उसे बता रहा था कि जंगल में कल सुबह कभी नहीं आएगी। उसने अपने दुश्मन को देख लिया था, वेंडिगो, एक ऐसा शैतान जो जानता था कि ईथन भागने की तैयारी कर रहा था। उस रात केबिन एक सेफ हाउस नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड बनने वाला था। ईथन के पास उम्मीद के नाम पर बस 3 मसाले थी और सुबह होने का लंबा भयानक इंतजार। लेकिन वेंडिगो वो सुबह का इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं था। नवंबर 8 रात के 9 बजे वो चला गया है। जैसे ही अंधेरा हुआ वो पेड़ों के बीच से गायब हो गया। 1 घंटे से पूरी खामोशी है। मैं खिड़कियों से दूर केबिन के बीच में बैठा हूँ, हाथ में कुल्हाड़ी है, मसाल मेरे पास रखी है। ये इंतज़ार मौत से भी बदतर है। वेट, ये क्या आवाज़ आई? तूफान, एक भयानक तूफान आ गया है। अचानक से हवा इतनी तेज हुई कि पूरा केबिन कांप रहा है। पेड़ों की टूटने की आवाज़ आ रही है। ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल मुझ पे हमला कर रहा है। रात 10:30 पर किचन की खिड़की उसने तोड़ दी। शायद एक पत्थर या पेड़ की टहनी मारी है। हवा और बारिश अंदर आ रही है। वो अंदर आने का रास्ता बना रहा है। मैंने किचन की टेबल को खिड़की के आगे सरका दिया है, पर यह ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। रात 11:15 पर वो छत पर है। मुझे अपने ठीक सिर के ऊपर उसके चलने की आवाज़ आ रही है। छत की लकड़ी चरमरा रही है। अब वो छत को खरोच रहा है। ऊपर से धूल और लकड़ी के टुकड़े गिर रहे हैं। वो छत को पाड़ रहा है। मैं कहीं नहीं छिप सकता। मैं एक डिब्बे में फंस चुका हूँ जिसे वो हर तरफ से तोड़ रहा है। रात 12 बजे छत एक कोने से टूट गई है। एक बड़ा सा छेद हो गया है और उस छेद से नीचे एक हाथ आ रहा है। एक लंबा, पतला, सफ़ेद हाथ। उसकी उंगली काली और नुकीली है। वो हवा में इधर उधर हिल रही है, मुझे ढूंढ रही है। मैंने एक मसाल जला ली है। हिम्मत करके मैंने आग को उस हाथ के सामने कर दिया। काम कर गया, भगवान, काम कर गया। वो आग से डरता है। वो पीछे हट गया। मेरे पास एक मौका है। उस एक पल के लिए ईथन को उम्मीद मिली, लेकिन वो चीज़ जितनी डरावनी थी उतनी ही जिद्दी भी। उसने आसानी से हार नहीं मानी थी। अगले 1 घंटे तक केबिन के हर तरफ से हमला होता रहा। डायरी में अब पूरे सेंटेंस नहीं हैं, बस टूटे फूटे दास्तां भरे शब्द हैं। ईथन डायरी। दूसरी खिड़की भी गई। मेन दरवाजे पर फिर से हमला कर रहा है। डेस्क टूट रही है। मैंने दूसरी मसाल जला ली है। पूरे केबिन में धुआं भर गया है। सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो फिर से छत पर है, ठीक मेरे ऊपर। आवाज़, वो खरोच नहीं रहा, वो लड़की को चबा रहा है। छेद से मैं उसका चेहरा देख सकता हूँ। वो खोपड़ी, वो काली आंखें, ओह गॉड। और फिर आखिरी एंट्री। डायरी के पन्ने पर आखिरी लफ्ज़ इतने बुरी तरह से लिखे गए हैं कि उन्हें पढ़ना भी मुश्किल है। एंट्री कुछ इस तरीके से थी। एक ज़ोरदार धमाका। मेन दरवाज़ा, डेस्क चली गई। वो केबिन के अंदर है। मैं उसकी महक, सड़न और सर्दी की महक। वो मुझे देख रहा है। आग, मसाल बुझ रही है। और इसके बाद डायरी का अगला पन्ना खाली है और उसके बाद के सारे पन्ने खाली हैं। ईथन माइलर की कहानी उस आखिरी अधूरी लाइन पर आकर हमेशा के लिए रुक जाती है। तो दोस्तों, ये थी विस्परवुड डायरी, कैसी कहानी जो अक्टूबर 2005 में शुरू हुई और उसी साल नवंबर की एक तूफानी रात में ख़त्म हो गई। उस रात केबिन में आखिर क्या हुआ, ये हम सिर्फ सोच सकते हैं। क्या ईथन ने आखिरी दम तक लड़ाई की, या फिर वो वेंडिगो उस केबिन से ईथन को घसीटता हुआ जंगल में ले गया? इसका जवाब अब शायद ही कभी किसी को मिलेगा। ईथन माइलर उस रात के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। मैंने इस कहानी की तह तक जाने की कोशिश की। मैंने इंटरनेट पर हर आर्काइव में ईथन माइलर नाम का गुमशुदा राइटर के बारे में ढूंढा। मुझे उस नाम के कुछ लोग मिले,
लेकिन उनमें से वो ईथन नहीं था जिसका जिक्र इस डायरी में है। मैंने वेस्ट वर्जीनिया के पुराने मैप्स देखे, सरकारी रिकॉर्ड्स चेक किए। विस्परवुड नेशनल रिजर्व नाम का कोई जगह कागज़ों पर कभी था ही नहीं। एक प्राइवेट रिजर्व जिसका कोई मालिक था ना कोई रिकॉर्ड। और वो कंपनी जिसे ईथन को नौकरी दी थी वो तो जैसे हवा में ही थी, ना कोई नाम ना कोई एड्रेस। ऐसा लगता है जैसे ईथन, वो कैबिन और वो पूरा जंगल ही वक्त की धूल में कहीं खो गया है। एक ऐसी जगह जहां लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इस डायरी के अलावा ईथन माइलर का अस्तित्व का कोई और सबूत नहीं है। मैं इस डायरी को अब हमेशा के लिए बंद करके उस वापस पुरानी किताब में रखने जा रहा था। शायद इस कहानी को यहीं ख़त्म कर देना सही था। तभी मेरी नज़र इनके आखिरी कवर वाले पन्ने पर पड़ी, वो हिस्सा जो लेदर से छिपा होता है। वहाँ कुछ था, कुछ जो इतना हल्का था कि पहले कभी नज़र नहीं आया था। वहाँ पेंसिल से या चारकोल से बहुत फीका सा एक निशान बना हुआ था। मैंने डायरी को टेबल लैंप की रोशनी में थोड़ा सा घुमा कर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वो एक क्रूड ड्राइंग थी, एक लंबा पतला इंसानी शरीर जिसके सिर पर हिरन की खोपड़ी थी और बड़े बड़े सींग थे। ये वही ड्राइंग थी जो ईथन को पिछले वार्डन के जनरल में मिली थी। ऐसा लगता है जैसे हर शिकार के बाद वो शैतान इस डायरी में अपनी निशानी छोड़ जाता है। जैसे ये डायरी कोई कहानी नहीं है, ये एक ट्रॉफी है और इसमें ईथन से पहले ना जाने कितने नाम, कितने आखिरी चीखें, आंखें रह गई हैं। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस डायरी को पढ़ने के बाद एक बात तो तय है, मैं कभी किसी सुनसान जंगल को पहले की नज़र से नहीं देख पाऊंगा। मेरा नाम लियो है। इस डरावने सफ़र में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।